आप अभी तक न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ संगीता राव। खबर चंदौली से, जहां पर मानवता हुई शर्मसार। यूपी पुलिस के जवानों का संवेदनहीन चेहरा आया सामने। सड़क दुर्घटना के बीच सड़क छटपटाता रहा घायल युवक। मदद करने की बजाय लोग बने रहे तमाशबीन। मौके पर मौजूद आशीष चौहान ने की पहल। डायल 112 पर फोन कर दी पुलिस को सूचना। मौके पर पहुंची 112 नंबर की पुलिस डायल 112 के वाहन से अस्पताल पहुंचाने की बजाय आधे घंटे तक वहां रुकवाने में जुटे रहे डायल 112 के जवान। युवक आशीष ने घायल 20 वर्षीय करण यादव को ई रिक्शा से पहुंचाया डीडीयू नगर के राजकीय महिला चिकित्सालय। सरकारी अस्पताल में घायल कारण को नहीं मिला स्टेशन। बता दें, अस्पताल के गेट पर ही तड़पता रहा घायल करण। आशीष कुमार चौहान। आशीष, कहाँ क्या घटना घटी थी, कहाँ से किसको लेके आए थे? ये एफसीआई गेट से आगे जो रास्ता है रोड हाईवे, उस पर इनका एक्सीडेंट हुआ था। तो वहाँ पर कुछ वहाँ के लोगों ने 100 नंबर बुलाया। 100 नंबर वाले आए, ठीक है। ये वहाँ पड़े हुए थे, मतलब रोड से हटा के इनको ऊपर रखा गया था जहाँ डिवाइडर बना है। तो 100 नंबर वाले आए, 20-25 मिनट तो ऐसे बर्बाद कर दिए ऑटो गाड़ी रुकवाने के लिए, जब उनके पास खुद की स्कॉर्पियो होने के बावजूद पीछे कोई नहीं है। ये अगर वो समय स्कॉर्पियो बैठा के लेकर आते तो इनके पास और समय रहता। फिर वहां से एक टोटो वाले को रुकवाया गया। बेचारा वो किसी तरह स्पीड में टोटो लेके आया हॉस्पिटल लेके आया। तो हॉस्पिटल वालों ने यहाँ पर इनको उतरवा दिया, नीचे उतरवा दिया। हम अंदर गए, स्ट्रेचर लेके आए कि भारी इंसान है, हमसे उठेगा नहीं। स्ट्रेचर जब लेके आए उठाने के लिए, तो स्ट्रेचर हमको वापस करवा दिए ये कि रहने दीजिए, स्ट्रेचर की जरूरत नहीं है। हम कहे कि इनको पहले इलाज कर लीजिए, चोट उट जहाँ लगा उसका मालूम पट्टी कर दीजिए। तो वो नहीं सुने। तो लास्ट में जाकर वहाँ जहाँ चालान करता है तो ट्रैफिक पुलिस वाले बुला के लाया क्या है, तब जाके स्ट्रेचर लाने दिए। स्ट्रेचर पर तब इनको एडमिट करा के अंदर किए। यहाँ लाए थे तब तक वो क्या जिंदा थे? जिंदा थे, यहाँ तक पूरा जिंदा थे। 20 मिनट तक यहाँ पर आधा घंटा हम समझे जिंदा थे। कौन सा हॉस्पिटल लाए थे? यही ये कौन सा हॉस्पिटल नाम है इसका? सरकारी हॉस्पिटल, महिला सरकारी हॉस्पिटल, नगर पालिका का आगे जो है। ठीक है। अच्छा, ये बताओ, वहाँ से जब पीआरवी जो है, तो वो लेके नहीं आई तुमको यहाँ पे? उसको हेल्प नहीं, तुम लोग अपने से लेके आए? हम लोग अपने से लेके आए। वो सब बस खाली वो गाड़ी वाले को रुकवा रहे, उसके माँ बाप को फोन कर रहे, ये कर रहे हैं। भाई जो अभी एक्सीडेंट, उसको पहले इलाज करवाइए, उसके बाद उसके माँ बाप को बुलाइए। अच्छा, जब आप यहाँ लेकर आए थे उसमें डॉक्टर थे कि नहीं है? सब थे। हाँ। यहाँ 2 लोग थे। अब चेहरा आपको हम दिखा सकते हैं, अगर वो लोग सामने आएंगे तो आप दिखा देंगे। वो दोनों लोग हमको डांट के हमको भगा दिए। क्या पिया हुआ है? अरे पिया है तो इंसान ना है भाई। एक्सीडेंट हुआ, आप इलाज करिए, उसके बाद। यहाँ हॉस्पिटल में कितनी देर आप लेकर आए रहे उनको? आधा घंटा। आधा घंटा? हाँ। कोई सुनवाई हॉस्पिटल में नहीं था। स्ट्रेचर भी वापस करा दिया? स्ट्रेचर हम लेके आए तो खुद अपने आप से वापस करा दिया गया, क्योंकि हम उसको उठाते। अगर यातायात पुलिस के हस्तक्षेप के बाद जो है उनको अंदर लिया गया? हाँ, ट्रैफिक पुलिस वाले को बुलाया, डबल स्टार वाले थे, तब जाके अंदर लिए। अच्छा, क्या लगता है अगर सही समय से इलाज मिलता तो वो बच जाते? आराम से बच जाते। 1 घंटा समय नहीं है बचने के लिए। मुगल से कौन कितना दूर है, इंसान नहीं बच सकता है। 1 घंटा बहुत समय होता है, लोग 10 मिनट में बचा लेते हैं। अब ये केस आया है, डेथ हो गई है, क्या मामला था, किस तरह का केस था? ये ड्रिंक किए हुए थे और इनकी हेड इंजरी हुई है। एक्सीडेंटल केस था। आए थे तो हमारे पास बीपी इनका बिल्कुल नॉट रिकॉर्डेबल था, पल्स फीबल थी। हम लोगों ने इनको आइनोट्रॉप वगैरह दिया, इंजेक्शन दिया, सीपीआर किया, बट ये रिवाइव नहीं कर पाए। डॉक्टर साहब, एक लड़का जो इनको लेके आया था, उसने एक आरोप ये लगाया है कि जब वो यहाँ लेके आया था तो आपके यहाँ से जो भी लोग थे उन्होंने पहले तो स्ट्रेचर नहीं दिया। जब बाद में किसी का स्ट्रेचर लिया तो स्ट्रेचर वापस कर लिया। फिर उन्होंने यातायात पुलिस के किसी एसआई को कहा, तो उनके हस्तक्षेप के बाद जो है इस पेशेंट को एडमिट किया गया। ये उसका आरोप है कि काफी देर ऐसा नहीं, बाहर जा तो देखिए, बाहर हमें नहीं पता होता क्या होता है। जैसे ही हमारे अंदर वो आके बताए हैं, हमारा वार्ड बॉय तुरंत गए, स्ट्रेचर लेके गए सर। और स्ट्रेचर पे उसको काफी वो हैवी है, अगर आप उसके बच्चे की बॉडी देखेंगे तो अकेले उस बच्चे को नहीं उठाया जा सकता था। आधा घंटा ये था कि आप बाहर पड़ा हुआ था। अब सर वो उसमें ऐसा नहीं थी, बाहर क्या हो रहा है हमें नहीं पता। हमें बता रहा है कि पड़ा हुआ था? नहीं सर, उसको जैसे ही बाउंड्री के अंदर, वो जैसे ही यहाँ पे अंदर आके बताया है हमारे वार्ड बॉय को, वार्ड बॉय ने तुरंत लिया। और एक अकेले वो नहीं उठा सकता था, एक वार्ड बॉय को उसने और बुलवाया। उतने देर में जो देर हुई वही है। खबर सोनभद्र से, जहां पर पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गैंग का किया भंडाफोड़। नकली शादी कर लूटने वाली दुल्हन मां पति गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 9,500 नगद और एक सोने का मंगलसूत्र बरामद। एक जोड़ी चांदी की पायल और शादी के समय पहना गया लाल जोड़ा भी बरामद किया गया है।
आरोपी रानी कुमारी माया देवी और रवि रंजन मौर्य जिले के मयूरपुर और बिम्बगंज थाना क्षेत्रों के निवासी हैं। बता दें मामले का खुलासा राजस्थान के जालोर निवासी रमेश कुमार की शिकायत के बाद हुआ। रमेश ने GRS पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई थी। मामला सामने आने के बाद मयूरपुर में 143/25 के तहत विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना मयूरपुर पुलिस को IGRS के माध्यम से एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति रमेश कुमार उसने ये बताया था कि वह मूलतः राजस्थान का रहने वाला है तथा 29/10/2025 को जनपद सोनभद्र में आकर के उसकी शादी रानी कुमारी डॉटर ऑफ राजेंद्र प्रसाद घसियान के साथ संपन्न हुई थी। शादी के बाद जब लड़की और लड़का वापस राजस्थान जाने लगे तो बीच रास्ते में ही मारपीट करके लड़की उसके कुछ पैसे और गहने लेकर के वहाँ से फरार हो गई थी। जैसे ही ये प्रकरण पुलिस के संज्ञान में आया, थाना मयूरपुर पुलिस द्वारा इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और अभियोग पंजीकृत करने के उपरांत अभी इसमें 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें जो एक दुल्हन है जिसने नकली शादी करी थी, रानी कुमारी, इसको अरेस्ट किया गया है। इसकी उम्र लगभग 23 वर्ष है। माया देवी जो इसकी माँ है रानी कुमारी की, उसकी उम्र लगभग 50 वर्ष है। और रवि रंजन मौर्य, इसकी उम्र लगभग 26 वर्ष है। रवि रंजन मौर्य जो है वह इस जो लड़की है इसका पति है, जो अपने आप को भाई बना करके इस लड़की के साथ गया था और इन तीनों ने मिल करके ये शादी संपन्न कराई थी। अभियुक्त ने यह भी स्वीकार किया है कि वह इस तरीके से पहले भी वो लोग वारदात कर चुके हैं और जो ये लूटे हुए पैसे और जेवर हैं इसको ये लोग बेच देते हैं। लगभग 1.5 लाख रुपए के जेवर इसमें बेच दिया गया था। इसमें अभी 2 व्यक्ति वांछित भी हैं, जिनका नाम कृष्ण कुमार मौर्य है और राजू माली हैं। ये तीनों और ये 2 व्यक्ति जो वांछित हैं, एक संगठित गिरोह बना करके इस तरीके से फर्जी शादी करते हैं और शादी के नाम पे मिलने वाले धन और उसके साथ मिलने वाले गहनों को लेकर के ये लोग फरार हो जाते हैं। इस तरीके से थाना मयूरपुर पुलिस द्वारा एक बड़ी सफलता प्राप्त की गई है। प्रयागराज श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामला आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। पूर्व में कोर्ट ने प्रतिनिधिवाद तय किया था, मुस्लिम पक्ष ने अन्य वाद पर स्टे मांगा था। हिंदू पक्षकारों ने इस मांग पर आपत्ति जताई। मुस्लिम पक्ष की मांग खारिज करने की मांग, इन्हीं प्रार्थना पत्रों पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई है। दोपहर 2 बजे से सिंगल बेंच में होगी सुनवाई। 18 मामलों की एक साथ कोर्ट में सुनवाई चल रही है। पहले कोर्ट ने मौजूदा स्टेटस की जानकारी ली थी, वादी प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद के मामले में उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 2 बजे सुनवाई हुई, जिसमें हमारा विशेष रूप से माननीय न्यायालय से आग्रह रहेगा कि इसमें वाद बिंदु तय कर दिए जाए। बड़े लंबे समय से इसमें वाद बिंदु तय नहीं हो पा रहे हैं और हमारा यही मांग है कि वाद बिंदु तय हो और कोर्ट की प्रोसीडिंग आगे चले। लेकिन शाही ईदगाह पक्ष बार बार एप्लीकेशन देकर के इस केस की प्रोसीडिंग को आगे नहीं चलने देना चाहता है। अगर प्रोसीडिंग आगे चलेगी, सत्य सबके सामने आएगा, क्योंकि उनके पास कोई किसी तरह का सिंगल डॉक्यूमेंट आया था वो कोर्ट में पेश नहीं कर पाए हैं। तो आज हमारा विशेष रूप से माननीय न्यायालय से यही आग्रह रहेगा कि इसमें वाद बिंदु तय किए जाए। इसके साथ साथ प्रतिनिधिवाद को लेकर भी सुनवाई होगी और अन्य एप्लीकेशंस हैं जो विभिन्न पक्षकारों के द्वारा लगाए गए हैं उन पर भी सुनवाई होगी। तो आज उच्च न्यायालय इलाहाबाद में श्री कृष्ण जन्मभूमि वाले मामले की 2 बजे सुनवाई होगी, जिसमें हमारा विशेष आग्रह वाद बिंदु तय करने का है। और वाद बिंदु जब तय होंगे तो केस एविडेंस में आएगा, साक्ष्य में आएगा और कोर्ट जजमेंट की ओर अग्रसर होगा। तो हमारा विशेष आज माननीय न्यायालय से वाद बिंदु के लिए आग्रह रहेगा। प्रयागराज की खस्ता हाल सड़कों को ठीक करो वरना जाओगे। जी हाँ, यह कहना है प्रयागराज के जिलाधिकारी का। उनका साफ तौर पर कहना है कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज की सड़कों का निर्माण कराया गया था, पर रखा जा रहा है कि अब महाकुंभ के समाप्त होते ही 1 वर्ष के अंदर ही कई सड़कें टूटने लगी या फिर टूट चुकी हैं। ऐसे सड़कों के ठेकेदारों को जल्द ही नोटिस भेजा जाएगा और एक समय अंतराल में उनका टूटी फूटी सड़कों को ठीक करने और कारण बताने का नोटिस दिया जाएगा। अगर इस पर वे कार्य नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सरकारी धन के दुरुपयोग और सरकारी कार्यों में अनिश्चित
बरतने का आरोप लगाकर कार्रवाई की जाए। है कि पूरा प्रयागराज में जहाँ एक और विकास कार्य काफी तेजी से हो रहा है, लेकिन आंतरिक संरचना में कई कमियां पाई जा रही। कई ऐसी रोड हैं जो महाकुंभ के दौरान तैयार तो हुई, लेकिन अब वो 1 साल के अंदर ही वो खस्ता हाल में पहुंच गई हैं। ऐसे रोड्स पर सर किस तरीके से आप कार्रवाई करेंगे और इनको किस तरीके से वापस पुनः अपने वास्तविक संरचना में लाने का वो करेंगे? देखिए, जो भी काम हुआ है वो सब तो हर सड़क का, हर कार्य का एक डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड भी होता है। जो संस्था बनाती है उसको मेंटेन भी करने की जिम्मेदारी होती है, और अगर काम में लापरवाही होती है तो उसमें एफआईआर दर्ज करके उस संस्था को ब्लैकलिस्ट करने का और उनका जो भी जमानत की धनराशि है उसको जब्त करने का भी प्राविधान रहता है। तो ऐसे जहाँ जहाँ पे शिकायतें हम लोग को प्राप्त होती हैं, हम लोग जाँच कराते हैं और कार्य को सही कराते हैं। अगर कार्य में ज़्यादा अनियमितता है तो उसकी आगे कार्यवाही जो भी नियमानुसार होगी वो की जाएगी। हर कार्य पे चाहे वो पीडीए से हुआ हो या नगर निगम से या मेले से या कहीं किसी भी पीडब्ल्यूडी ने किया हो, हर कार्य को की मॉनिटरिंग लगातार हम लोग करते हैं और कहीं पे भी कमी पाए जाने पर उसमें सख्त कार्रवाई की जाती है। पीलीभीत में जीएसटी और एसआईटी की टीम अमरिया के मोबाइल व्यापारी की दुकान पर जीएसटी की टीम ने अचानक छापा मारा। टीम को बीते 5 सालों में 15 करोड़ की बिक्री पर हेराफेरी पकड़ी गई है। महज 9,000 रुपए का टैक्स जमा मिला। टीम ने व्यापारी के बिल और अभिलेख सीज कर दिए। मौके पर 15 लाख रुपए का जुर्माना जमा कराया। अमरिया कस्बे में संचालित हो रही थी मोबाइल शॉप पर टैक्स चोरी को लेकर जीएसटी को शिकायत मिल रही। खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के पृथ्वीगंज बाजार में बुधवार की आधी रात अज्ञात गुंडों ने कंपोजिट शराब ठेके पर जमकर उत्पात मचाया। जानकारी के अनुसार देर रात कुछ बदमाश ठेके पे पहुंचे और फ्री में शराब मांगने लगे। सेल्समैन द्वारा इनकार किए जाने पर गुंडों ने हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने ठेके का कैमरा व बोर्ड तोड़ दिया और वहां खड़ी मोटरसाइकिल पर लाठी डंडों से हमला कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। बदमाशों ने बाइक को फूंकने का भी प्रयास किया। सेल्समैन ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराई। फुटेज में कुछ युवकों की पहचान होती दिखाई दी। महाकुंभ 2025 की तैयारी के बाद अब रेलवे प्रशासन आगामी माघ मेले की तैयारी के लिए जुट गया है। इसके लिए जहां रेलवे प्रशासन में एक सुसंगठित इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की बात कही जा रही है, वहीं क्राउड मैनेजमेंट को लेकर अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल की बात कही जा रही है। इस विषय पर जानकारी देते हुए मुख्य जनसंपर्क अधिकारी उत्तर मध्य रेलवे शशिकांत त्रिपाठी ने बताया है कि माघ मेला 2024 और महाकुंभ 2025 में जिस तरीके से भारतीय रेल सेवा द्वारा आने वाले तीर्थ श्रद्धालुओं के लिए अनेकों नए एवं भिन्न प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था की थी, उसी के तर्ज पर एक बार फिर माघ मेला 2025 और 26 के लिए व्यवस्था की जा रही है। महाकुंभ 2025 में भारतीय रेलवे में 300 से ज्यादा मेला स्पेशल रैंक कस्टमर किया था। वहीं पर माघ मेला 2026 के लिए 150 मेला स्पेशल रैंक का इस्तेमाल करना प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा जो रेगुलर ट्रेन है उनमें से जनरल कंपार्टमेंट में बढ़ोतरी सहित कई अन्य प्रावधान रखे गए हैं। सर, माघ मेला 2025-26 की तैयारियां शुरू हो गई हैं और रेलवे को इसके लिए क्या क्या तैयारियां करी हैं, किस तरीके से ट्रेनों का संचालन होगा, कितने रैक्स होंगे और क्राउड मैनेजमेंट को लेकर इस बार विशेष क्या रहेगा? अभी हम लोग ने जनवरी 2025 में एक सफल महाकुंभ का आयोजन किया था और जिसमें अधिकतम संख्या में मेला विशेष गाड़ियां और नियमित गाड़ियों का संचालन किया गया था। इसमें हम लोगों ने लगभग 17,000 गाड़ियों का संचालन किया था और बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से आए हुए श्रद्धालु न केवल महाकुंभ में सम्मिलित हो सके परंतु स्नान करने के बाद अपने गंतव्य की ओर वापस जा सके। हम लोग अब माघ मेले की ओर बढ़ रहे हैं और माघ मेला भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा अवसर है प्रयागराज के लिए। इसमें भी संगम स्नान के लिए बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। हम लोगों ने जिला प्रशासन के साथ बैठक की है और जिसमें जो आंकड़े दिए गए हैं श्रद्धालुओं की संख्या के लिए, संख्या के हिसाब से, उस हिसाब से हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अच्छी बात यह है, खास बात यह है कि चूंकि महाकुंभ का आयोजन हुआ था इस कारण हमारे पास एक बहुत ही मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है। चाहे यात्री आश्रय शेड देखें आप, जो कि परमानेंट यात्री आश्रय शेड हमने अपने सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पे प्रयागराज क्षेत्र के बना रखे हैं। इसके अलावा अगर शहर में देखें आप, हर जगह आरओबी अथवा आरयूबी का निर्माण हो चुका है। कहीं पे भी लेवल क्रॉसिंग गेट उपलब्ध नहीं है। प्लेटफॉर्मों की संख्या बढ़ाई जा चुकी है। वॉशिंग जो
कोच को मेंटेन करने, रेल को मेंटेन करने की बातें हैं, वो सारी की जा चुकी हैं। तो हमारे पास एक बहुत ही मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है। इसलिए हमको अब जो कार्य करना था वो ये है कि विशेष गाड़ियों के संचालन पे हमारा फोकस रहेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 150 रेक्स की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम लोग अधिकतम संख्या में जो मेला विशेष गाड़ियां हैं उनका संचालन करेंगे और श्रद्धालुओं को हर समय ट्रेन उनकी दिशा के अनुसार उपलब्ध हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा जो यात्री सुविधा की चीज़ें हैं, जैसे टिकटिंग हो, अनाउंसमेंट हो, टॉयलेट की फैसिलिटी हो, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी हो, ये सारे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी क्रिएटेड है। इसको हमें केवल एक्टिवेट करने की आवश्यकता है, जिसको हम लोग जैसे ही मेला पीरियड के नज़दीक आएंगे हम लोग ये सारी सुविधाएं पुनः चालू कर देंगे। क्राउड मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है जब भी श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होती है। इसके लिए हम लोगों ने अपना मूवमेंट प्लान जो है वो बनाया हुआ है, किस तरह से, किस दिशा से लोग एंट्री करेंगे स्टेशन में, एग्जिट करेंगे, कैसे मेला एरिया की ओर जाएंगे, किस तरह से मेला एरिया से जब लौटेंगे तो स्टेशन परिसर में प्रवेश करेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्लान बनाया हुआ है और इसको हम लोग अभी जिला प्रशासन के साथ जो भविष्य में बैठक होंगी उनमें उनके तालमेल के साथ इस प्लान को फ्रीज करेंगे, ताकि हम और जिला प्रशासन, मेला प्राधिकरण सभी एक ही लाइन पे हों और सभी एक ही तरह से, एक ही दिशा में कार्य करते हुए इस मेले को सफल रूप से आयोजित कर सकें। बाकी हम लोग तकनीकी का प्रयोग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हो, सीसीटीवी कैमरों का प्रयोग हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो, इन सभी का प्रयोग करके क्राउड मैनेजमेंट की दिशा में लोगों को असुविधा ना हो, ये सुनिश्चित करने का प्रयास करें। महाकुंभ 2025 को लेकर केंद्र सरकार की बड़ी परियोजनाएं प्रयागराज और उसके आसपास के क्षेत्रों में शुरू हुई है, जिसमें से सबसे बड़ी परियोजना एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक प्रयागराज जंक्शन का विस्तार और सौंदर्यीकरण, जिसको लेकर उत्तर मध्य रेलवे ने भी पुरजोर तरीके से काम करना शुरू कर दिया है एवं यह परियोजना अपने समयबद्ध समय पर पूर्ण होगा, इसका आश्वासन अब उत्तर मध्य रेलवे द्वारा दिया जा रहा है। सर, महाकुंभ 2024-25 की तैयारियों में भारतीय रेल ने प्रयागराज जंक्शन को वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म्स में कन्वर्ट करने की बात कही थी। फिर धीरे धीरे इसका जब विकास कार्य शुरू हुआ तो ये डिले होता चला जा रहा है और अब भी इसको कहा जा रहा है कि लगभग 1 वर्ष का समय और लगेगा, तब जाके ये काम पूरा हो पाएगा। इसके पीछे क्या कारण है और उसको डिले किया जा रहा है? अब अगली डेट जो है इसकी क्या निश्चित हुई है? देखिए, मैं क्लियर करना चाहता हूँ, प्रयागराज स्टेशन, प्रयागराज जंक्शन, ये मेजर स्टेशन रिडेवलपमेंट वर्क में है और इसका इनिशियल टारगेट ही अप्रैल 2027 है। इसका टारगेट कभी भी अभी तक कोई टारगेट रिवाइज नहीं हुआ है। प्रारंभ से ही इसका टारगेट अप्रैल 2027 रखा गया था और आज भी उत्तर मध्य रेलवे, हमारी जो कंस्ट्रक्शन की टीम है जो इस कार्य को एग्जीक्यूट कर रही है, अपने उसी टारगेट पर अडिग है। हम लोग अप्रैल 2027 तक इस स्टेशन के मेजर रिडेवलपमेंट के कार्य को कंप्लीट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस कार्य को कंप्लीट करेंगे। जो बात की आपने कि कुंभ के दौरान बताया गया था, तो इसके फेज वाइज कई सारे कार्य हो रहे हैं और जिन फेजेज के अपने अपने डिफरेंट टारगेट्स हैं। जैसे अगर बात की जाए सिविल लाइन साइड, जो इधर का वर्क है सिविल लाइन साइड का, जैसे इसकी 2 एंट्री एग्जिट है, लीडर रोड साइड और सिविल लाइन साइड, तो जो सिविल लाइन साइड का कार्य है इसका टारगेट हमारा फरवरी 2026 है और हम लोग इसको फरवरी 2026 तक कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद जो इसके मेजर स्टेशन रिडेवलपमेंट का अगर पूरे तरह से काम कंप्लीट करने की बात करें तो उसका टारगेट अप्रैल 2027 रखा गया है और उसको 2027 तक कंप्लीट किया जाएगा। बाकी जो कार्य में डिले की अगर बात की जाए तो अभी तक हम लोग जो हमने लक्ष्य बनाए हुए थे उसी के अनुसार चल रहे हैं और उसी के अनुसार कार्य कर रहे हैं। यद्यपि ये जरूर है कि उस कार्य में कुछ बाधाएं आती हैं, कभी मटेरियल की सप्लाई को लेके, या जैसे कहा जाए कि जो रेनी सीजन होता है उस समय पे कार्य की गति धीरे हो जाती है, अथवा जब यहाँ पे कोई बड़ा मेला होता है जैसे महाकुंभ का मेला हुआ या माघ मेला हुआ, उस समय कार्य करना संभव नहीं हो पाता है। उस समय ही इसका केवल कार्य रुकता है। लेकिन फिर भी इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हमने शुरुआत से ही लक्ष्य निर्धारित किया था, तो इसलिए हम लोग अपने टारगेट के अनुसार ही चल रहे हैं। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।